आप लोग। तो हम लोग आज अपनी क्लास फिर से कंटिन्यू करेंगे और हमने इस चैप्टर के पार्ट 3 स्टडी किए हैं। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा एक शॉर्ट में समराइज़ कर लेते हैं ताकि आपको रिवाइज़ हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि काफ़ी दिन का गैप पड़ गया और इसमें हो सकता है कि आप चीज़ों को भूल गए हों। तो जैसे हमने शुरुआत की थी औरंगज़ेब से, जो कि एक आखिरी मुग़ल शासक माना जाता है, जिसकी मृत्यु के उपरांत जो है आपके छोटे छोटे गवर्नर और जो ज़मींदार थे उन्होंने अपने रीजनल किंगडम जो है स्थापित कर लिए। तो अब दिल्ली में ऐसा कोई भी बहुत ही पावरफुल शासक नहीं रह गया था जो कि इन लोगों को कंट्रोल कर सके। तो चीज़ें जो हैं वो बिखरती चली गई और जब इंडिया की इस प्रकार की स्थितियाँ थीं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही शक्तिशाली राजा नहीं था और लोग अपने में ही लड़ रहे थे, अपना अपना छोटा छोटा साम्राज्य कायम करके बैठे थे, तो इसमें जो है ब्रिटिश की एंट्री होती है हमारे देश में। और ब्रिटिश जो हमारे देश में घुसे थे ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर, एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में वो आए और यहाँ जो उन्होंने समंदर के रास्ते से भारत की खोज की और यहाँ आने के पश्चात उन्होंने बाकी यूरोपियन पावर्स जो थे, फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज़, इन सब से जो है अपना एक घमासान हुआ इन लोगों के बीच में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, जिसमें जो है अंततः जो है ब्रिटिश की जीत हुई। और ब्रिटिश जब पावर में आ गए तो इन्होंने जो है बंगाल में अपनी पहली इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप की रिवर हुगली पे, और फिर यहाँ से ये लोग अपना व्यापार का काम करने लगे और धीरे धीरे बाकी कंपनी के लोग भी आने लगे। अब जब इनका लालच बढ़ा तो इन्होंने मुग़ल ऑफिशियल जो कि कुछ लालची किस्म के थे उनको घूस वगैरह देकर अपनी ज़मींदारी के राइट्स ले लिए, यानी कि रेवेन्यू वसूल करने के अधिकार इनको मिल गए। इसकी शुरुआत हुई थी कलकत्ता से और फिर उनको औरंगज़ेब ने फरमान भी जारी कर दिया कि भाई जो आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं वो बिना टैक्स दिए कर सकते हैं। तो अब इसका इन लोगों ने क्या किया, फ़ायदा उठाया। अब इनके जो प्राइवेट ट्रेड थे उस पर भी इन लोगों ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया और बाकी जो प्रिविलेजेस थे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मांग करने लग गए। अब जब इन्होंने रेवेन्यू की चोरी की तो इससे जो है नवाबों को थोड़ा सा धक्का लगा, क्योंकि उनके जो है ख़जाने में इससे कुछ कमी आने लगी। तो जो बंगाल के नवाब थे, जैसे पहले आपके हुए थे मुर्शीद कुली खां, उसके बाद फिर आया आपकी अलीवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला, तो ये जो नवाब थे इन्होंने इनके ऊपर कुछ रोक टोक शुरू की और इन लोगों के बीच में जो एक दोषारोपण का दौर शुरू हुआ, ठीक है, वो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है किस प्रकार से लोगों ने एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ा, ठीक। और अंततः जब बात बनी नहीं तो फिर इसका नतीजा जो युद्ध के रूप में आया, जो कि बैटल ऑफ प्लासी में हमने देखा, जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए, ठीक है। तो इन्होंने फिर जो है उसके बाद युद्ध लड़ा रॉबर्ट क्लाइव के साथ और रॉबर्ट क्लाइव से युद्ध लड़ते हुए क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जो मीर जाफ़र थे इनके जो कमांडर थे सिराजुद्दौला की, उन्होंने गद्दारी की। क्योंकि इनको लालच दिया गया था कि यदि आप सिराजुद्दौला को मरवा देते हैं तो आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो मीर जाफ़र साहब ने उनको हराने में बहुत अहम भूमिका निभाई और तत्पश्चात उनको जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन कुछ दिन के पश्चात जो है उनकी भी अंग्रेज़ों से बनी नहीं, फिर मीर जाफ़र को हटा के फिर मीर कासिम को बैठाया गया, लेकिन मीर कासिम के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो फिर दोबारा से फिर मीर जाफ़र को लेकर आए, ठीक है। तो अब ये जो पूरी की प्रक्रिया चल रही थी उसमें इन लोगों को लगा कि शायद चीज़ इस बात से जो हम कर रहे हैं इससे शायद बात बनेगी नहीं, तो क्यों ना जो है हम नवाबों को जो हम कोशिश कर रहे हैं पपेट रूलर बनाने की, यानी हम जो कठपुतली नवाब चाह रहे हैं, ये हमारी जो नीति है ये कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो क्यों ना हम खुद ही नवाब बन जाएं। तो इस प्रक्रिया में इन लोगों ने जो है अपने आप को ही नवाब साबित कर दिया और ये कहलाने लगे नबोब्स। तो नबोब्स हमने जैसा कि पढ़ा था कि एंग्लिसाइज वर्जन है इंडियन वर्ड नवाब का, ठीक है। फिर हम रॉबर्ट क्लाइव को देखा हमने कि किस प्रकार से बहुत सारा धन जो है लूट खसूट के इंडिया से लेकर ये अपने देश गया और वहाँ पे फिर कंपनी ने इसके ऊपर मुकदमा दायर किया और वहाँ पे दोषी पाया गया, और लेकिन उसके बाद इसने सुसाइड कर लिया 1774 में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से कंपनी के रूल जो थी वो धीरे धीरे इंडिया के ऊपर बढ़ती चली गई, क्योंकि इनको टेरिटरी को जहाँ तक हो सके उसको अपने कब्ज़े में लेना था। तो इस संदर्भ में उन्होंने क्या हुआ, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, तो बैटल ऑफ बक्सर में जब इन लोगों की जीत हो गई उसके बाद इन्होंने अपने रेसिडेंट्स जो है इंडियन स्टेट्स में बैठा दिए, जो कि पूरी तरीके से नवाबों के और राजाओं के राजकाज के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे, ठीक है। अब यहाँ से जब एक नई चीज़ निकल के आई, इन्होंने एक सब्सिडरी अलायंस नाम की पॉलिसी लागू की। सब्सिडी अलायंस मतलब इन्होंने कहा कि अब राजा जो है वो अपनी सेना नहीं रखेगा और उसकी सेना का जो कार्य था वो हम करेंगे, यानी अब कंपनी जो है अपनी फोर्स लगाएगी और उस जो सेना का खर्चा था वो इंडियन रूलर उठाएगा, और अगर वो खर्चा नहीं उठा पाता है तो फिर पेनल्टी होगी, और पेनल्टी होगी जो उसकी टेरिटरी थी वो जो है ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है।
तो अब इसके बाद जो है आपके जो नवाब थे अवध के, उनको जो है अपनी आधी टेरिटरी जो है इस संदर्भ में कंपनी को देनी पड़ गई थी, क्योंकि वो जो है सब्सिडी फोर्सेस को पैसा देने में कामयाब नहीं हुए। उसके बाद इसी संदर्भ में, इसी बैकग्राउंड पे हैदराबाद को भी उन्होंने अपने अंदर मिला लिया। ठीक है, अब फिर हमने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा, जिन्हों की मैसूर की टाइगर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ ब्रिटिश को अच्छा खासा एक लोहा लेना पड़ा, और काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के पश्चात जो है श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। फिर वहाँ पे वोडियार्स को बैठा दिया गया और उनके ऊपर सब्सिडी लैंड्स को जो है लागू कर दिया गया। ठीक है, फिर हमने मराठास के बारे में पढ़ा कि जो मराठास थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी जो छिटपुट आपस में एक लड़ाइयाँ थी उसका फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया। और जो आपके तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की 1761 में, उसमें जो है आपका मराठा की जो शक्ति थी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और इसके बाद जो आपके पेशवा थे उनको जो है बिठूर भेज दिया गया पेंशन के साथ, राइट। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, जब आपके पेशवा चले गए उसके बाद जो है आपका जो कंपनी था उसका विंध्यास के साउथ की तरफ पूरा का पूरा जितना टेरिटरी था उस पर इन लोगों का कब्जा हो गया। फिर इनकी एक पॉलिसी आई, द क्लेम टू पैरामाउंटसी। तो इस पॉलिसी के अंदर इन लोगों ने ये कहा कि हम एक सुप्रीम पावर हैं और हम बहुत बड़े हैं, शक्तिशाली हैं, तो हमको किसी भी राज्य से अगर खतरा लगेगा तो हम उसको अपने अधीन में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के अंतर्गत उन लोगों ने जब इस चीज़ को लागू किया तो इसका विरोध किया रानी चेन्नम्मा ने, जो कि कित्तूर की शासिका थी, और संगोली में जो आपके चौकीदार थे रैना, और इन लोगों को भी फिर ब्रिटिश ने जो है वो मौत की घाट उतार दिया। और फिर कंपनी को जो है रशिया से थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि उनको लगा कि रशिया कहीं इंडिया की तरफ आए ना, तो इसलिए रशिया को रोकने के चक्कर में इन लोगों ने अफ़गानिस्तान को जो है उस पर इन्होंने लड़ाई लड़ी, और अफ़गानिस्तान पे अपना इनडायरेक्ट कंट्रोल किया। फिर सिंध था, और उस सिंध के बाद पंजाब। तो इस तरीके से इन लोगों ने पंजाब, सिंध और अफ़गानिस्तान को अपने कब्ज़े में लिया, जहाँ पे इन लोगों को महाराजा रंजीत सिंह का सामना करना पड़ा। अब इसके तत्पश्चात हमने देखा कि इन लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब, अगर कोई राजा है और उसका मेल हायर नहीं है, बेटा या वारिस नहीं है, और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो है उसका जो राज्य है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत इन लोगों ने जो राज्य हड़पा, उसमें जो है आपका सबसे पहले सतारा था, फिर संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। ठीक है, उसके बाद फिर आया आपका अवध। तो अवध में जिस प्रकार से इन लोगों ने गलत तरीके से वहाँ के नवाब के ऊपर उन्होंने जैसे उनको ह्यूमिलेट किया और उनको डिस्पोज किया, उससे जो है वहाँ की जनता जो है वो नाराज़ हो गई, और उनके मन में जो एक चिंगारी थी वो फूट कर बाहर आई थी 1857 की क्रांति में। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और आज हम देखेंगे कि जिस प्रकार से राज्य हड़पते चले गए अंग्रेज़, और उन्होंने किस प्रकार से इन राज्यों में अपनी एक प्रशासन व्यवस्था कायम की। तो आज का आपका टॉपिक है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो आज हम इसको देखेंगे। नाउ वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in expansion of company power. By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. ठीक है, अब यहाँ पे जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका देखने में आती है, जो कि बहुत लंबे काल तक गवर्नर जनरल बने रहे, और उस वक्त इनकी जो एक ताकत थी वो बंगाल के अलावा आपके मद्रास और बॉम्बे तक भी पहुंच गई थी। ठीक है, तो अभी जो ब्रिटिश की टेरिटरी थी, यानी जब इतनी टेरिटरीज इनके अंडर में आ गई, देन योर ब्रिटिश टेरिटरीज वेयर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी टेरिटरीज को डिवाइड किया प्रशासन करने के लिए, यानी हमें जब किसी देश को चलाना होता है, उस पर शासन करना होता है, तो उसमें आसानी होती है जब हम उसको बांट देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना ली और उसको नाम दिया उन्होंने प्रेसिडेंसीज। तो ऐसी 3 प्रेसिडेंसी बनाई इन्होंने, और वो थी आपकी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, अब हर प्रेसिडेंसी पर इन्होंने क्या किया, एक गवर्नर बैठाया। ओके, ईच वॉज रूल्ड बाई अ गवर्नर एंड द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। ठीक, तो हम इसको इस प्रकार से समझेंगे, जैसे आपकी जो प्रेसिडेंसीज़ हैं, ठीक है, यानी प्रेसिडेंसीज़ जो हैं आपकी, इन्होंने 3 जगह पे बैठाई। एक आपका था मद्रास, फिर आपका बंगाल, और फिर आपका बॉम्बे। ठीक है, अब हर प्रेसिडेंसी पे इन लोगों ने बैठा दिया आपका एक एक गवर्नर, जो कि इन पे रूल करेगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब ये जो आपकी 3 प्रेसिडेंसीज़ थी,
ये जो गवर्नर थे इनके ऊपर जो एक सुप्रीम पावर बैठाया और वो था आपका गवर्नर जनरल, ठीक। और ये गवर्नर जनरल था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, तो इस प्रकार से इन लोगों ने जो है अपनी चीज़ों को डिवाइड किया, राइट। सो लेट अस सी नाउ देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। और इन 3 प्रेसिडेंसीज के ऊपर कौन बैठा था? गवर्नर। और इनका जो सुप्रीम हेड था वो था गवर्नर जनरल, ठीक है। और वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये जो है इन तीनों प्रेसिडेंसीज को जो है वो कंट्रोल करते थे। सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है ऐसे बहुत से रिफॉर्म्स जारी किए, ठीक है, न्याय के मामले में, यानी लोगों को न्याय किस प्रकार से दिया जाए, ठीक है। तो वो अभी इसमें आपको बताया गया है। जैसे आपका 1772 में एक नया सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया न्याय देने के लिए, जस्टिस देने के लिए। जैसे अब जितने भी ज़िले थे, ठीक है, ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स। ओके, सो वी हैव सीन दैट वी हैड 3 प्रेसिडेंसीज, ठीक है। अब ये तीनों प्रेसिडेंसीज में जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट होंगे, ईच डिस्ट्रिक्ट एंड ईच डिस्ट्रिक्ट हैव 2 कोर्ट्स, यानी हर डिस्ट्रिक्ट के पास 2-2 कोर्ट रहेगा, ठीक है। दे विल बी हैविंग 2 कोर्ट्स, वन विल बी योर क्रिमिनल कोर्ट एंड अनदर विल बी योर सिविल कोर्ट, ठीक। अब क्रिमिनल कोर्ट यानी फौजदारी अदालत और सिविल कोर्ट मतलब दीवानी अदालत। तो क्रिमिनल कोर्ट यानी फौजदारी अदालत का मतलब ये होता है जहाँ पे आपके संगीन अपराध आते हैं, जैसे आपने किसी की हत्या कर दी, ठीक है, लूट की, ठीक है, किसी को मारा, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं क्रिमिनल कोर्ट में सुनी जाएंगी। और जो सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत है वो आपकी सुनेगी इस प्रकार के मामले, जैसे आपने किसी को किसी से आपने दहेज लिया, ठीक है, या आपने किसी से तलाक ले लिया, ठीक। तो इस प्रकार की जो या ज़मीन जायदाद के मामले हो गए, तो ये सब आपकी दीवानी अदालत में सुने जाएंगे, ठीक। तो अभी जो मौलवीज़ और हिंदू पंडित्स थे, ठीक है, सो मौलवीज एंड द हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स, ठीक है। अभी ये जो सिविल कोर्ट थे आपके, ठीक है, एक आपका क्रिमिनल कोर्ट था, एक आपका सिविल कोर्ट था। तो अब सिविल कोर्ट में जो आपके कलेक्टर बैठे थे, ठीक है, ये यूरोपियंस थे। तो यूरोपियंस जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, इनके लिए जो मौलवीज थे और जो हिंदू पंडित्स थे, उन लोगों ने भारतीय कानून क्या कि उन्होंने उसकी व्याख्या की, ठीक है, इन लोगों के लिए, ताकि इन लोगों को वो इसके बारे में बता सकें और उसी तरीके से ये काम कर सकें। और जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे वे अभी तक काजी और मुफ्ती के अंडर में थे, ठीक है। काजी मुफ्ती मतलब जो मुस्लिम लॉज को बनाते हैं, उसको एम्प्लॉय करते, सॉरी, उसको जो है इंटरप्रेट करते हैं, उसको एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी किसके सुपरविजन में बैठे थे? कलेक्टर्स के अंडर में, ठीक है। यानी काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन सबके ऊपर कौन बैठे हैं? यूरोपियंस बैठे हैं, ठीक है। इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। द ब्रिटिश दे हैव डिवाइडेड देयर प्रेसिडेंसीज इनटू 3 यूनिट्स। ओके, सबसे पहले देखिए ये आपके गवर्नर जनरल बैठे हैं। सबसे ऊपर आपकी जो सुप्रीम बॉडी रहेगी वो आपकी रहेगी गवर्नर जनरल की, इसमें आपके बैठे थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। अब इसके अंडर में आपकी 3 प्रेसिडेंसी आ रही थी। एक था आपका बंगाल, और दूसरा आपका बॉम्बे, और तीसरा आपका मद्रास, ठीक है। अब इन तीनों प्रेसिडेंसीज पे कौन बैठा था? इट वॉज विद द गवर्नर्स, ठीक है। अब ये जो प्रेसिडेंसीज थे, इनमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, ओके, ऑल द डिस्ट्रिक्ट अंडर दिस प्रेसिडेंसीज दे शुड हैव 2 कोर्ट्स। इन सबके पास 2-2 कोर्ट रहेंगे। एक आपका रहेगा क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा आपका रहेगा सिविल कोर्ट, ठीक है। अब ये जो क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट जो थे, इनकी जो भी जिसमें जो काम काज होने थे, तो ये चलने थे इंडियन लॉज के हिसाब से, ठीक। तो उसका व्याख्यान किया हिंदू पंडित और मौलवीज ने, और किसके लिए किया? यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए किया, जो कि सिविल कोर्ट के ऊपर बैठे थे, ठीक है, यानी वो मेन पर्सन थे। और जो क्रिमिनल कोर्ट थे वो काजी और मुफ्ती के अंडर में तो थे, लेकिन वो सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स के अंडर में थे। ओके, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। सो नाउ हियर, अभी इतना तो इन लोगों ने अपनी प्रशासन व्यवस्था को बना लिया कि हम इस प्रकार से डिवीजन करेंगे, प्रेसिडेंसी बनाएंगे, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल रहेंगे, उनके अंडर में गवर्नर रहेंगे, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट रहेंगे, और सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में किस प्रकार से इन्होंने इंडियन लॉ को इंटरप्रेट किया कलेक्टर के लिए, ठीक है, सब कुछ इन्होंने कर लिया। लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या थी? जो ब्राह्मण पंडित थे, ठीक है, they gave different interpretations of the local laws
बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्म शास्त्र। ठीक है, अब जो लोकल पंडित से वहाँ के, वो कहते थे कि जो हमारा धर्म का शास्त्र है वो तो अलग ही बातें कह रहा है। यानी जो व्याख्यान आपका बाकी हिंदूज़ और हिंदू मौलवियोज़ ने और आपके हिंदू पंडित्स ने किया, उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया और बोला कि ये बातें तो हमारे धर्मशास्त्र में कहीं नहीं गई हैं। ठीक है, ये तो अलग है। तो अब क्या करेंगे, सो टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, अब इसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यानी दो चीज़ें जो हैं वो एक जैसी हों, यानी आपके धर्मशास्त्र में जो कहा गया है वो और हमारे कोर्ट में जो चल रहा है कानून, वो दोनों एक जैसा लगना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया इन लोगों ने, 1775 में 11 पंडितों को बुलाया एंड दे वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। ठीक है, इन्होंने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, 11 पंडितों को बुला के कहा कि आप जो है, जो आपके हिंदू लॉज हैं, जो आपके हिंदू धर्म हैं, उसको जो कानून व्यवस्था है उसका आप एक डाइजेस्ट बनाइए। ठीक है, एक किताब उस पर लिखिए एंड देन NB हलहद ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। उसके बाद NB हलहद ने क्या किया, इस डाइजेस्ट को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। सो बाई 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। ठीक है, अब जो आपके हिंदू लॉज थे वो प्लस जो आपकी मुस्लिम लॉज थे वो दोनों को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और कंपाइल किया गया। ठीक है, एक उनको ग्रंथ के रूप में, एक बुक के रूप में बना के उनको दिया गया यूरोपियंस को, ताकि यूरोपियन जजेस उसी के हिसाब से जो है वो काम कर सकें। समझ में आया आपको। सो अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या है, जब ये एक्ट आपका पास हुआ तो इसमें जो है इस तरह की चीज़ें थी कि जो आपके जो प्रेसिडेंसीज़ थे, ठीक है, प्रेसिडेंसी तो आपकी 3 थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। लेकिन इसमें क्या किया, ये कहा गया कि ये जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी हैं ये जो है बंगाल के अंडर में रहेंगी, यानी मेन पावर किसके पास रहेगी, बंगाल के पास। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव इन्होंने ये किया कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर थे, इन लोगों ने उसको गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का। यानी सबसे बड़ी पावर कौन थी उस टाइम, आपका गवर्नर जनरल, दैट टू हु, वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, अब इसी के अंतर्गत जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंतर्गत जो है एक नया सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ओके, इट वाज एस्टेब्लिश्ड व्हाइल अ कोर्ट ऑफ अपील, सरदार निजामत अदालत वाज आल्सो सेट अप एट कैलकाटा। ठीक है, इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया प्लस एक कोर्ट ऑफ अपील बनाया, जिसका नाम इन्होंने रखा द सदर निजामत अदालत। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ अपील माने वो कोर्ट उन लोगों के लिए बनी है जो कि सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के फैसलों से संतुष्ट नहीं हैं, तो वो जो है इस कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। ठीक है, और ये सेटअप किया गया आपका कलकत्ता में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इन्होंने पूरी न्याय व्यवस्था को अपनी बांट दिया। नाउ लेट अस सी नाउ द प्रिंसिपल फिगर इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। ठीक, अब हमने देखा कि प्रेसिडेंसीज़ में जो है आपका, प्रेसिडेंसी में सबसे मेन फिगर किसका है, गवर्नर जनरल का, जो तीनों प्रेसिडेंसी को कंट्रोल कर रहा है और तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट में हम आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में जो आपका मेन होता है वो हो जाता है आपका कलेक्टर। ओके, अब कलेक्टर का मतलब, कलेक्टर का क्या काम होता है, सो एज द टाइटल सजेस्ट his main job was to collect revenues and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas. Very important point. ठीक है, ये अक्सर बहुत पूछा जाता है, what do you mean by collector and what are his functions. ठीक है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए, ये एक important question है. So द प्रिंसिपल फिगर इन द इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर, और उसका काम था लोगों से रेवेन्यू वसूल करना, टैक्स वसूल करना और उस इलाके के कानून व्यवस्था को बना के रखना। किसकी मदद से, वहाँ के जजेस की मदद से, पुलिस ऑफिसर्स की मदद से और वहाँ के दरोगा की मदद से। ओके, सो हिज ऑफिस द कलेक्टोरेट, ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कलेक्टोरेट। सो कलेक्टोरेट इज नथिंग बट द ऑफिस ऑफ कलेक्टर इज नोन एज योर collectorate. It became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holder of authority. ठीक है, तो अभी जो है आपका कलेक्टोरेट का एक स्थान था बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, और इसमें जो आपका कलेक्टर बैठता था वो आपका मेन सोर्स ऑफ पावर कहलाया। ठीक है, तो ये आपने देखा किस प्रकार से इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को डिवाइड किया। राइट, अब देखिए इन्होंने अपनी सैन्य व्यवस्था को कैसे इन्होंने इस्टेब्लिश किया। ठीक है, यानी इन्होंने न्याय व्यवस्था को तो बना लिया, भाई इंडिया की टेरिटरी हम लोगों ने जीत ली, अब इस पर हम कैसे अपना प्रशासन चलाएंगे, ठीक है, लोगों को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे न्याय व्यवस्था को बना के रखेंगे। अब आ गई आर्मी की बात, यानी अपनी सैन्य व्यवस्था को उन्होंने कैसे बांटा, सुनाओ।
colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reforms, but its power rested on its military strength. ठीक है, तो बहुत सारी नई चीज़ों को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बहुत से नए नए रिफॉर्म्स किए, लेकिन इनका जो मेन पावर था वो डिपेंड करता था इनकी सैन्य व्यवस्था पे. ओके, सो द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवेलरी. ठीक है, अभी जो मुगल आर्मी थी यानी जो मुगल सेना थी उसमें मेनली दो तरह के लोग थे. एक थे आपके सवार. अब सवार का मतलब क्या था? कैवेलरी यानी क्या होता है? कैवेलरी का मतलब होता है सवार. सवार माने कौन? द ट्रेन्ड सोल्जर्स ऑन द हॉर्स बैक. ठीक है, यानी कि जो घुड़सवारी करते हैं, यानी सेना के ऊपर जो जो घोड़े के ऊपर आपका सैनिक बैठा होता है उसी को हम लोग कहते हैं सवार. और इसकी जो पूरी ग्रुप होती है उसको कहा जाता है कैवेलरी. एंड इन्फेंट्री दैट इज पैदल, दैट इज़ द फुट सोल्जर्स, यानी वो सैनिक जो पैदल हमला करते हैं. ठीक है, तो मुगल आर्मी में आपके दो तरह के सैनिक थे. एक थी आपकी कैवेलरी और एक थी आपकी इन्फेंट्री. कैवेलरी माने घुड़सवार और इन्फेंट्री माने पैदल सैनिक. ठीक है, सो दे वेर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी. अब उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी? तीरंदाजी की, यानी तीर धनुष के साथ इनको तीर चलाना सिखाया जाता था. एंड द यूज़ ऑफ स्वॉर्ड. ठीक है, तो मुगल आर्मी में देखा आपने. ठीक, तो इन लोगों की जो लड़ाई लड़ने का तरीका था वो क्लासिकल तरीके का था, यानी ये तीर धनुष और तलवार में जो है इनको पारंगत थे सब. एंड द कैवेलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री. ठीक है, तो अभी जो मुगल की आर्मी थी यहाँ पे कैवेलरी का बहुत मेन रोल रहता था, यानी कि आपके जो घुड़सवार थे. ठीक है, घोड़े पर सवार सैनिकों का एक बहुत बड़ा पोर्शन था. ठीक, और इन लोगों को ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि हमारे पास कोई बहुत ही बढ़िया ट्रेंड इन्फेंट्री चाहिए, यानी जो हमारे पैदल सोल्जर हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत इन लोगों को महसूस नहीं होती थी. द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीसेंट्स एंड द लोकल ज़मींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स. ठीक है, अब जो वहाँ के गांव के एरिया थे वहाँ पे जो आपके आर्मी थी वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो है आपके जो किसान थे. ठीक है, किसानों को हथियार पकड़ाए गए थे, उनको जो है सैनिक बनाया गया था. और समय समय पे जो वहाँ के लोकल ज़मींदार थे वो मुग़लों को जो है पैदल सोल्जर जो प्रोवाइड कर देते थे. ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर किस प्रकार के चेंजेस हुए. ओके, सो नाउ a change occurred in 18th century where Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. अब इसमें बदलाव हुआ. 18वीं शताब्दी तक आते आते जो आपके मुग़ल शासक थे अवध में और बनारस में, उन लोगों ने जो है अब क्या किया, जो किसान थे अब उनको चुनना शुरू किया सैनिक बनाने के लिए ताकि आर्मी में भर्ती कर सकें. लेकिन अब क्या किया उन लोगों ने, उनको ट्रेन किया. ठीक है, ताकि एक प्रोफेशनल सोल्जर वो लोग बन जाएं. सो द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगैन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी विच केम टू बी नोन एज सिपॉय आर्मी फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर. ठीक है, अब जिस प्रकार से अवध और बनारस के शासकों ने पीसेंट्स को अपनी आर्मी में भर्ती करने के बाद उनको ट्रेनिंग दी, उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाया, तो सेम मेथड जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनाया अपनी आर्मी के लिए. ठीक है, और इसको इन्होंने नाम दिया सिपॉय आर्मी. और ये किस वर्ड से निकल के आया? इंडियन वर्ड सिपाही. इसका मतलब था आपका सोल्जर. देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जाती हैं. ठीक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है आपको, क्योंकि 1 मार्क्स भी हमारे लिए कम इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. जैसे हमने पढ़ा था नबोब्स. ठीक है, तो नबोब्स क्या है? इट इज़ एन एंग्लिसाइज वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब. ठीक है, अब यहाँ से पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय सिपॉय आर्मी, तो ये आपको पता होना चाहिए था. ठीक, पता होना चाहिए. मतलब सिपॉय आर्मी किसको कहा गया? ईस्ट इंडियन कंपनी ने जिस प्रकार से अपने आर्मी में लोगों को लेने के लिए लोगों को रिक्रूट किया और ट्रेन किया, उसी से उन्होंने बना ली अपनी सिपॉय आर्मी. और ये वर्ड कहाँ से निकल के आया? ये निकल के आया इंडियन वर्ड सिपाही से, और सिपाही का मतलब होता है आपका सोल्जर. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट एकदम आप लोग क्लियर रखिएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट विल सी as warfare technology changed from the 1820s, the cavalry requirements of the company's army declined. ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार से आपकी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, ठीक है, उसके साथ ही क्या हुआ 1820 से जो है आपकी जो कंपनी की जो कैवेलरी रिक्वायरमेंट थी. ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था आपका, देखिए कैवेलरी का मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यह सीन हियर कैवेलरी मीन्स सवार, यानी कि ट्रेंड सोल्जर्स ऑन द हॉर्स बैक. ठीक है, तो अब ये जो घोड़ों पे जो सवार रहते थे आपके किस प्रकार से सोल्जर,
उसकी ज़रूरत जो है अब ब्रिटिश को जो है वो कम होने लगी। ठीक है, उन लोगों को अभी नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि अब नई प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई थी। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से इन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, सो ड्यू टू द टेक्नोलॉजी द कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी डिक्लाइंड। अब इसका रीज़न दे रहा है क्यों। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग in Burma, Afghanistan and Egypt where soldiers were armed with muskets and matchlocks। ठीक है, अब जो ब्रिटिश एम्पायर था वो जो है बाकी देशों में भी अपनी लड़ाई लड़ रहा था, जैसे कि आपके देश थे बर्मा, अफ़गानिस्तान और इजिप्ट। तो वहाँ पे इनके जो सैनिक लड़ रहे थे इनके पास कुछ नई चीज़ें थीं, यानी मस्केट। अब आप मस्केट देख रहे हैं, मस्केट का मतलब क्या होता है, जो सोल्जर्स थे ना, ओके, इन्फेंट्री सोल्जर मतलब जो आपके पैदल सैनिक थे। ठीक है, इन लोगों के पास बंदूकें रहती थी। ठीक, और इनके पास क्या थी, मैचलॉक्स का मतलब एक ऐसी प्रकार की गन जो कि बहुत पहले इस्तेमाल होती थी, तो उसका उस वक्त जो यूज़ हो रहा था इसमें जो है बारूद भरी रहती थी। ठीक है, इस बारूद को जो है इस्तेमाल करके फिर इसको दागा जाता था। ठीक है, तो यही था आपका मस्केट और मैचलॉक्स। So the soldiers of the company army had to keep pace with changing military requirements and its infantry regiments now became more important। ठीक है, तो यही कारण था जिसकी वजह से अब कैवेलरी इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, अब इन्फेंट्री इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अब इन लोगों को नई चीज़ें मिल गई थी, वो थी आपकी बंदूक। ओके, सो इन द अर्ली 19th century द ब्रिटिश बिगैन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। ठीक, अब देखिए, अब ब्रिटिश को लगा कि भाई बाकी देशों में जिस प्रकार से हमारी आर्मी जो है अब खूब बढ़िया से भाई अपना एक अलग प्रकार से यूनिफॉर्म पहन रही है और बंदूकों का इस्तेमाल कर रही है, तो अब हमें क्या करना है, यही चीज़ यहाँ पे भी लागू करनी है। इन्होंने वर्ड यूज़ किया ना, यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, यानी हमारी जो मिलिट्री है वो जैसी बाकी देशों में वैसी आपकी इंडिया में भी रहेगी। तो अब इन्होंने इसके लिए क्या किया, द सोल्जर्स वेयर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। ठीक है, अब इन लोगों ने इसका इस्तेमाल इंडिया में किया। ठीक, सो व्हाट दे हैव डन हियर, अब यहाँ पे जो इनको सैनिक थे इन्होंने इनको यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग देनी शुरू की। ठीक है, नाउ ड्रिल एंड द डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर, यानी ड्रिलिंग करना, उनके अंदर ज़्यादा अनुशासन करना, उनको एक्सरसाइज कराना, मतलब तरह तरह की चीज़ें जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की जिससे कि उनकी ज़िंदगी पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई। ठीक है, सो ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वेयर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। अब ये सब जो नई चीज़ें की जा रही थी इसमें कुछ चीज़ें सामने आती थी, वो थी उनकी जाति और उनकी समुदाय की भावनाएं, क्योंकि वो तो अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करना चाह रहे थे। ठीक है, उनका इरादा क्या था कि हमको एक फोर्स मेंटेन करनी है प्रोफेशनल सोल्जर्स की, लेकिन इसमें क्या था, इन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि उनके जो जातिगत भावनाएं थी उसको हर्ट कर रही थी। ठीक है, तो इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोगों का जो धर्म होता है वो धर्म सर्वोपरि होता है। ठीक, जैसे कि इंडियन सोल्जर्स में उस वक्त एक हमारी जो संस्कृति थी उसमें ये कहा जाता था कि समंदर पार करके दूसरे देश में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम समंदर पार करेंगे तो इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और दूसरा जो है कि ये चीज़ें आप जो है आगे चल के पढ़ेंगे, जो कि अभी इस चैप्टर में नहीं दिया है, लेकिन आपको ऐसे बता दे रहे हैं कि जिस प्रकार से जो मुस्लिम हैं वो पिग से, ठीक है, पिग से बहुत नफरत करते हैं, और जो हिंदूज़ हैं, ठीक, उनको गाय पवित्र होती है उनके लिए, उसकी वो पूजा करते हैं। ठीक, तो उन्होंने जो आगे चल के आपको बताया जाएगा कि जो उन्होंने आगे एक नई एक राइफ़ल इंट्रोड्यूस की थी, एनफील्ड राइफ़ल, तो वहाँ पे इस प्रकार की अफवाह फैली थी कि इनमें जो कारतूस लगी है उसकी उसमें जो उसकी चर्बी सूअर और गाय की इस्तेमाल की गई है, और जिसको कि जो है मुंह से दांतों से खींच के निकालना होता था। तो जब इस प्रकार की खबर फैली तो जो है ये आगे चल के 1857 की जो क्रांति हुई उसमें एक बहुत बड़ा कारण बना था। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों ने क्या किया, यहाँ की धार्मिक भावनाओं को, उनकी जातिगत भावनाओं, सामुदायिक चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, हर्ट कर दिया। तो इतना आसान नहीं था कि लोग अपने कास्ट को, अपने धर्म की फीलिंग्स को जो है वो ख़त्म कर दें। सो कुड दे सी देमसेल्व्स ओनली एज सोल्जर्स एंड नॉट एज मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटीज़। ठीक है, तो आखिर आपके जो सैनिक हैं इंडियंस ही तो हैं। ठीक है, और वो मात्र आपके सैनिक बन के नहीं रह सकते हैं, वो एक समुदाय का हिस्सा है, उनका अपना एक धर्म है, जाति है, जिसको भुला नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो है इतना आसान नहीं था। सो व्हाट डिड द सिपॉयज फील, उनको कैसा लग रहा था जब ये नई नई चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस करी जा रही थी। हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइफ्स एंड देयर आइडेंटिटी, दैट इज देयर सेंस ऑफ हु दे आर। द रिवोल्ट ऑफ 1857 गिव अस अ ग्लिम्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ द सिपॉयज। यू रीड अबाउट दिस फर्दर। ओके, ठीक है, तो इसका बारे में आपको जो आगे बताया जाएगा
वो इन्होंने यहाँ पे इसका जिक्र किया है। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं कंक्लूजन पे। ठीक है, अब आपका चैप्टर ख़त्म होने को है, तो हम कंक्लूजन को थोड़ा सा देख लेते हैं। सो दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। ठीक है, आपके चैप्टर का क्या नाम है? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ओके, तो आपने जहाँ से चैप्टर शुरू किया था, आप अपने कंक्लूजन में देखते हैं कि आपका वहीं आपके आके आपका चैप्टर एंड हो रहा है। यानी आपकी कंपनी ने, ईस्ट इंडियन कंपनी ने किस प्रकार से अपने आप को एक ट्रेडिंग कंपनी से टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में ट्रांसफ़र किया। ओके, सो द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस। ठीक, इन सब चीज़ों में अब जो आपकी नई एक स्टीम टेक्नोलॉजी आ गई थी, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, ठीक, उसके बाद जो स्टीम इंजन का आविष्कार किया, किस प्रकार से जो है पानी को बॉईल करके कोल का इस्तेमाल करके पानी गर्म करते थे, फिर उसका भाप बना, फिर भाप की शक्ति जो थी, ठीक है, उस भाप की शक्ति को इन लोगों ने इस्तेमाल किया और उसी से आपकी इनकी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़, मशीन सब रन करने लगी, जिससे इनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में लोग पूरे विश्व पटल पे उभर के ऊपर आए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों ने भी इन लोगों की ये जो प्रोसेस थी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सो टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाई सी। स्टीम शिप्स reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to far off country like India। अब स्टीम इंजन बनने के बाद अब इन लोगों के लिए बहुत आसान हो गया इंडिया आना, क्योंकि भाई पहले जहाँ ये शिप से ट्रैवल करते थे भाई, तो इनके जो समंदर में जहाज़ चलते थे वो 6 से 8 महीने लगा लेते थे आने में। ठीक, लेकिन अब जब आपकी स्टीम आपकी इंट्रोड्यूस हो गई, स्टीम शिप बन गए, अब ये मुश्किल 3 हफ्ते में जो है इंडिया जो है वो पहुंच जाते थे। साथ में इनकी और भी ज़्यादा अंग्रेज़ और उनकी बाकी फैमिलीज़ वगैरह भी इंडिया आ जाती थी। ठीक, सो बाई 1857 द कंपनी केम टू एक्साइज डायरेक्ट रूल ओवर about 63% of territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control। Okay, तो आपने देखा इस चैप्टर में किस प्रकार से जो आपके अंग्रेज़ थे उन्होंने धीरे धीरे एक ट्रेडिंग कंपनी से कैसे अपने आप को पूरे भारतवर्ष पे एक शासक के रूप में स्थापित किया। ठीक है, तो आपकी क्लास में हमने आज जो पढ़ा हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो आफ्टर गेटिंग ऑल द टेरिटोरियल एक्सपेंशन, हाउ दे हैव सेट अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो सारा इन्हीं के दिमाग का खेल था एक्चुअली उस टाइम। तो इन्होंने जो है हमारा जो भी इन्होंने टेरिटरी अख्तियार किया था, उन्होंने उसको 3 प्रेसिडेंसी में बांट दिया था, बंगाल, मद्रास और बम्बई। और इन्होंने हर प्रेसिडेंसी पे जो एक रूल था गवर्नर का, एंड द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल, जो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, और जो आपके पहले गवर्नर जनरल थे। और इन्होंने ही बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो पहले हमने देखा कि न्यायपालिका के सिस्टम को इन्होंने कैसे स्टेब्लिश किया। यानी इन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट पे जो है 2 कोर्ट बैठेंगे, एक होगा आपका क्रिमिनल कोर्ट, एक होगा आपका सिविल कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपके इंडियन लॉज थे उसको इंटरप्रेट कराया गया मौलवीज़ और हिंदू पंडित के द्वारा, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हैं आपके सिविल कोर्ट में जो बैठ रहे हैं वो इसको प्रॉपरली उसे वर्क कर सकें। ठीक है, फिर हमने देखा आपका आगे कि अब इसमें जो एक प्रॉब्लम आई, जो आपके जो ब्राह्मण पंडित्स थे, ठीक है, इन्होंने कहा कि अब जो लोकल लॉज हैं उसके साथ ये मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में इस तरीके की बातें नहीं हैं। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इन लोगों ने 1775 में 11 पंडितों का एक दल बुलाया और उनको कहा कि आप एक हिंदू लॉज का एक बुक लिखिए। और उसके बाद जो है NB हेलहेड ने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और उसके बाद आपका जो कोड ऑफ मुस्लिम, ठीक है, इसको जो है कंपाइल किया गया। यानी आपका जो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों को जो है इंटरप्रेट करके उसको जो है यूरोपियन जजेस की आराम के लिए उसको कंपाइल करके ट्रांसलेट करके दिया गया, ताकि वो प्रॉपरली काम कर सकें। और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट बैठाया गया और उसके बाद एक कोर्ट ऑफ अपील बनाया गया, ताकि लोगों को जस्टिस प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, फिर हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका मेन फिगर था, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल था, वो था आपका कलेक्टर का। उसका मेन काम था एक रेवेन्यू और टैक्स वसूल करना, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। किसके हेल्प से? जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगा की मदद से। ठीक है ना, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मेन सेंटर पॉइंट था पावर का वो था आपका कलेक्ट्रेट का ऑफिस, और जो शासक था वो आपका
कलेक्टर था। दिस वॉज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब क्या, माने कि अब जो आदमी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा इन लोगों को और जो इनकी नज़र में होगा उसको जो है अब इस तरह की पोजीशन दी जाएगी जो कि इसको डिज़र्व करेगा। ओके, सुनाओ। अब ये आपने न्याय व्यवस्था को देखा। फिर अब जो आपकी आर्मी है, आर्मी में आपने देखा कि जो मुग़ल रूलर्स थे उनकी जो है आर्मी में दो तरह के आपके सैनिक थे। एक आपकी कैवेलरी यानी कि जो सवार, जो कि आपके घोड़े पे घुड़सवार जिनको कहा जाता था वो थे, और दूसरे आपकी थी इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब जो आपकी पैदल सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। अब इनको आर्चरी आता था, इन लोगों को स्वॉर्ड चलाना आता था। इन लोगों को नहीं लगता था कि हमको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेन इन्फेंट्री की ज़रूरत है, ठीक। अब इन मुगल्स को सैनिक मिलते कहाँ से थे, ये पीसेंट्स को ही सैनिक बनाया करते थे और लोकल ज़मींदार से इनको प्रोवाइड किया करते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते आते थोड़ा सा आपका सीन चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे अवध और बनारस के जो शासक थे इन्होंने अपने सैनिकों को ट्रेनिंग करनी शुरू की ताकि ये प्रोफेशनल सोल्जर्स बन सके। और इसी को देखा देखी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी फिर क्या किया, अपनी आर्मी के लिए सेम मेथड को एम्प्लॉय किया। इनको नाम दिया इन्होंने सिपॉय आर्मी। ओके, और ये जो है इंडियन वर्ड सिपाही से निकल गया जिसका मतलब था आपका सोल्जर, राइट। अब 1820 शताब्दी तक आते आते जो कंपनी का जो आर्मी रिक्वायरमेंट था, वो जो कैवेलरी रिक्वायरमेंट था वो डिक्लाइन होने लगे। इन लोगों ने कहा कि अब हमको कैवेलरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास सब मस्कट और मैच लॉक्स आ गए थे, यानी इन लोगों के पास गन्स आ गई थी जिसके साथ ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे। और सेम चीज़ इन्होंने इंडिया में भी इंट्रोड्यूस की, ठीक है। अब इसे इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में क्या हुआ, थोड़ा सा जो इंडियंस थे उनके कास्ट सेंटीमेंट्स को और कम्युनिटी सेंटीमेंट्स को इन लोगों ने हर्ट कर दिया, और इसका नतीजा इन लोगों को 1857 की क्रांति के रूप में भुगतना पड़ा। ओके, तो हमने देखा इस चैप्टर में किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को ट्रेडिंग कंपनी से जो है एक कॉलोनियल पावर में कन्वर्ट किया और हमारे पूरे देश में जो है शासन किया। और स्टीम इंजन आने के साथ जो है इन लोगों की आसानी जो है वो बढ़ गई, और 19वीं सेंचुरी में जो इनका बाकी जो भी स्टीम टेक्नोलॉजी था इनसे बाकी और भी चीज़ों में इन लोगों को मदद मिली। ओके, सो दिस वाज ए होल चैप्टर, और हमने अब पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। और अब हम लोगों के लिए जो रह रहा है वो आपके जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, पिक्चर्स के साथ आपका फिगर 1 और फिर ये मैप, ठीक है, फिर आपका जो भी चीज़ें हैं मर्चाइल वर्ड मीनिंग, ओके, ये सब चीज़ें हमारे लिए हैं जिसको कि हम अगले क्लास में रिफ़र करेंगे। और इसको देखने के बाद उसके बाद पूरा चैप्टर का एक समरी में आपको बोर्ड पे ड्रॉ करके एक क्लास लेके मैं आपको उसको फिर से दोबारा एक बार समझा दूँगी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और उसके बाद अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू लाइक माई क्लास, please subscribe my channel Dear Future Here I Come, like, share and comment, and to the next class, see you, bye bye.